नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 4 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम नहीं थी। दोस्तों जैसा कि जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से 2 या 3 वीडियो आप लोगों को सजेस्ट करते हैं। हालांकि आज जो है फर्स्ट शिफ्ट में मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा बिजी था, लेकिन आज भी जो है एक वीडियो इससे पहले आपको हम प्रोवाइड करा चुके हैं और ये दूसरा वीडियो है। जैसा कि आपको आने वाले शिफ्ट में इससे क्वेश्चन देखने को अब तक मिला है और इस वीडियो से भी मिलेगा, गारंटी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो मैथ का जो हम वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पे कि धातुओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी ट्रेंड में है कि इनका क्यों क्या उपयोग नहीं है, इसके बारे में क्या सही नहीं है। तो इनको जो है निगेटिव प्रॉपर्टीज पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो मैं भी इस प्रकार का एक प्रश्न रख लिया कि धातुओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो धातु भंगुर नहीं होते हैं, यहाँ पे भंगुर होते हुए अगर ऑप्शन में रहेगा तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धातु का गुण भंगुर होना नहीं है। यह किसका गुण है? यह है अधातु का गुण। ठीक है, इसके बाद आपको जो है धातु के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये चमकदार होते हैं। ठीक है, ये ताप और विद्युत के सुचालक या संवाहक होते हैं और सबसे अधिक सुचालक विद्युत के क्या होते हैं? चांदी जो है ये विद्युत के सबसे अधिक सुचालक होते हैं। चांदी का आपसे सूत्र भी पूछ लिया जाता है, अर्जेंटम होता है, एजी होता है। ठीक है, इसके बाद इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे आप सोना को ही ले लीजिए, 2 ग्राम ही खरीद लेते हैं तो हम चेन बनवा सकते हैं, तो उसे खींचा जा सकता है। यह नमनीय होता है। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा धातु के जो है उनके गुण से, प्रॉपर्टीज से, ये रहेगा कि धातु के ऑक्साइड किस रूप में पाए जाते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जो है ये क्षारीय होते हैं सामान्यतः, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करता है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये सब कुछ ऐसे धातु हैं जो क्षारीय प्रकृति के भी ऑक्साइड बनाते हैं और अम्लीय प्रकृति के भी ऑक्साइड बनाते हैं। तो आपको तो एक बात ये याद रखना है कि धातु की जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है कैसे होती है? क्षारीय होती है। और ये जो दोनों अपवाद है ये आपको जरूर याद रखना है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये क्षारीय और जो अम्लीय दोनों प्रकार के ऑक्साइड बना सकती है। उसी प्रकार मैंने आपको एक क्वेश्चन और याद दिला दूं यहाँ पे कि मैंने बताया था कि सोना जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, वहीं पर हमने तांबा का जिक्र कर लिया था कि ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तो आपको ये बात भी याद रखना है क्योंकि अपवाद है। ठीक है, अधातु जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन आपको ग्रेफाइट के बारे में याद रखना है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होते हैं, लेकिन है अधातु और कार्बन का अपरूप है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न है यहाँ, 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा ये कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है आपका इटली में। इटली में जो है प्रस्तावित है 2026 के शीतकालीन ओलंपिक। वर्ष 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसे मेन वाला ओलंपिक कहते हैं। ठीक है, यही है ओलंपिक का मेन फॉर्मेट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो ये जो मेन वाली ओलंपिक होगी ये फ्रांस के पेरिस में होगी। इसके बाद 2023 में जो आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप होगा इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन जो है अपना भारत में होना है। चलते हैं आगे। और पिछला भी आपको याद होना चाहिए, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2021 के T20 पुरुष वाला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो यूएई में हुआ था, क्योंकि 2021 और 2022 का जो है करंट अफेयर नाच रहे हैं, खास करके जो है खेल के क्षेत्र से। चलते हैं आगे। कौन सी पर्वत शिखर विश्व की तीसरी सबसे ऊंची शिखर है? तो दोस्तों विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो है ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो है बायो रिजर्व भी है। ये कंचनजंगा जो सिक्किम में है, नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा चोटी भी है। ठीक है, ये सभी सिक्किम में है। अब कंचनजंगा का जो है वर्ल्ड में 3rd स्थान है हाइट के हिसाब से। प्रथम स्थान वाला चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। टोटल ऊंचाई कितना है? 8850 मीटर, और ये नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है, भारत में तो प्रथम है, फर्स्ट है, और विश्व के हिसाब से ये दूसरा है माउंट एवरेस्ट के बाद K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, जो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न है, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaNO3 होता है। क्या होता है? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं इसे। जैसे मैंने आपको बताया था कि OH इंडिंग कोई भी जो है केमिकली नाम वाला हो रसायन के अंदर, तो उसे जो है आप हाइड्रोक्साइड पढ़ लेते हैं, जैसे NaOH।
सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार NO3 से इंड करता है ना, तो इसे आप नाइट्रेट पढ़ लिया कीजिए, इसी से आप में फ्लो आएगी, क्योंकि अगर आप साइंस से नहीं पढ़े हो तो फ्लो नहीं आ पाता है इस प्रकार के जो है शब्द मतलब सूत्र को पहचानने में कि क्या लिखा है। ठीक है, तो ये भी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। NO3 को नाइट्रेट पढ़ते हैं, NO को सोडियम, तो सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट को जो है चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट को जो है नॉर्वेजियन साल्ट पीटर कहा जाता है। ये तीन ही है और आता रहता है एग्जाम में। तो नॉर्वेजियन साल्ट पीटर जो है कैल्शियम नाइट्रेट को कहते हैं। अभी हमने बताया कि कैल्शियम का सूत्र क्या होगा, तो Ca होगा, लेकिन इसमें थोड़ा जो है अलग है, NO3 का होल ट्वाइस है। ठीक है, तो इसे कैल्शियम नाइट्रेट कहते हैं और इसे नॉर्वेजियन साल्ट पीटर कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को जो है ना इंडियन साल्ट पीटर कहते हैं। तो आपको ये तीनों जरूर याद रखना है। साथ ही आयल ऑफ विट्रियोल वाला तीनों याद रखना है। TNG याद रखना है, नोबेल का तेल कहते हैं TNG को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, ये कभी भी छप जाते हैं एग्जाम में बिना पूछे। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्ट पीटर, कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर कहते हैं सोडियम नाइट्रेट को। ठीक है, इसके बाद H2SO4 को क्या कहते हैं, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। और सभी प्रकार के जो सेकेंडरी बैटरी होती है, द्वितीयक सेल होता है, इसमें जो है आपका इसी का इस्तेमाल होता है एसिड के रूप में। जैसे कार की बैटरी, बड़े बड़े जनरेटर वगैरह चलाने के लिए जो बैटरी होती है, उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब है कि CuSO4 को क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा जिसे हिंदी में कहते हैं ना, नीला थोथा, इसे ही कहते हैं ब्लू विट्रियोल। तो इसे CuSO4 को कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है। तो जो वित्त विधेयक या धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है ना, यह आर्टिकल 110 है। अनुच्छेद 110 में जो है वित्त विधेयक की परिभाषा या धन विधेयक की परिभाषा है। एक कहने को है कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से एक कहावत है सिर्फ, और इससे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। अब देखते हैं, वित्त विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, वित्त विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जस्टिफिकेशन कौन देगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष देगा। वर्तमान में कौन है, बिरला जी हैं। ठीक है, तो आपको ये बात भी याद रखना है, बिरला जी हैं 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, चलते हैं आगे। अनुच्छेद 112 जो है ये बजट से संबंधित है। इससे भारतीय संविधान में बजट का कहीं भी मेंशन नहीं है। वार्षिकी वित्तीय विवरण करके शब्द जो है मतलब वर्णित है, तो इसे ही बजट कहते हैं साधारण भाषा में। अनुच्छेद 1, 2, 3 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। मतलब किसी विषम परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अनुच्छेद 280 जो है ये वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। 15वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है, नंद कुमार सिंह है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 124 का संबंध है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, चलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट का गठन पूछ लिया जाता है आपसे, 1950 में हुआ था, दिल्ली के अंदर स्थित है। और भारत में अभी जो है 25 हाई कोर्ट है। सबसे लेटेस्ट वाला जो है आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट है। उच्च दाब पोषणीय शांत पेटी, जहां अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो अक्षांश जो है किसके किसके मध्य स्थित है। ठीक है, तो अक्ष अक्षांश जो है VVI होता है, ये आपका ज्योग्राफी के चैप्टर से। तो अक्ष अक्षांश जो है ये 30 से 35 डिग्री के बीच में स्थित अक्षांश को जो है अश्व अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं एक आगे, देखते हैं कि किसी पिंड की वेग को अगर दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। आज से नहीं, ये कम से कम 2500 साल से पूछा जा रहा है, 2 करोड़ बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो यहाँ m मास है और v वेलोसिटी यानी वेग है, तो यहाँ पर आप वेग को दुगुना कर रहे हैं, तो 1/2 m 2v का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 m 4v² हो जाएगा। और 1/2 mv² सूत्र होता है, और ये 4 तो एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जब वेग को दोगुना करेंगे तो आपका जो है गतिज ऊर्जा चौगुना हो जाएगी, कैनेटिक एनर्जी। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि किसी तत्व के चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों, चौथी कक्षा में जो है अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 हो सकता है। ठीक है, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, द्वितीय कक्षा में 8 होंगे, तृतीय कक्षा में 18 होंगे और चतुर्थ कक्षा में 32 होंगे। अगर आपको इस प्रकार से याद नहीं रहता है तो इसका सूत्र होता है 2n²। ठीक है, 2n² मतलब 2, और प्रथम कक्षा है तो n का वैल्यू 1 रखिए, स्क्वायर कीजिए, तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 हुआ। दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 2n² में रखेंगे तो 4 दूनी के 8 होगा। तीसरी कक्षा की बात करेंगे तो 2 × 9 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर तो 18 हो जाएगा। चौथी कक्षा की बात करेंगे 2 × 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, 2n² याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न, उत्तेजित भावनाओं का कारण कौन सी ग्रंथि बनती है, जो हमारा इमोशन
मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, तेजी से बोलिए। तो ये जो आती है ये किस हार्मोन के मतलब किस ग्रंथि के कारण आती है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड के कारण आती है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड को जो है लरो उरो हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये लीवर है। सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, या पीयूष या पिट्यूटरी, ये तीनों में से कोई भी कहिए। ये सबसे छोटी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाया जाता है। इसमें इसके बारे में जो है अलग से भी पूछा जाता है कि कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। और यहीं से आपका एसटीएच नामक जो है हार्मोन निकलती है, जो मानव वृद्धि हार्मोन कहलाता है, और इसी के कमी के कारण जो है बौनापन का रोग हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि क्या है, जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करता है। अभी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी है, ठीक है। तो जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होता है उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और अग्नाशय जो है शरीर के अंदर सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, और यहीं से निकलता है आपका इंसुलिन नामक हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन निकलती है जो मधुमेह रोग में काम आता है, यानी इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो इंसुलिन का क्या काम हो गया शरीर में, शर्करा को बैलेंस करना, ठीक है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो आपका अवटु ग्रंथि हो जाता है। और अवटु ग्रंथि से जो है आपका थायराइड का रोग सुने हैं ना, तो इसी अवटु ग्रंथि में विकार आ जाता है तो थायराइड रोग हो जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि खाली पूछे तो लीवर होगा, सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष होगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी अवटु होगा, और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होगा। आई होप आपको ग्रंथि से क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। एक प्रश्न यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर मिश्र धातु का बना होता है, क्यों, तो मिश्र धातु का इसलिए बना होता है भाई क्योंकि इसकी गलनांक कम होती है। और फ्यूज में क्या चाहिए, गलनांक। फ्यूज होती क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक सप्लाई आई 110 वोल्ट, ठीक है, और इस बीच में हमने एक फ्यूज ये लगा दिया, ये है मेरा फ्यूज। ये मैं फ्यूज इसलिए लगा दिया हूँ कि अगर जब धारा की मान कभी ज़्यादा आ जाए ना किसी भी कारण से, तो ये फ्यूज ब्रेक हो जाए और यहीं तक सप्लाई रहे, आगे नहीं जाए, और हमारा सारा इक्विपमेंट जो यहाँ पे लगा है, इन्वर्टर, टीवी, पंखा, सब जलने से बच जाए। इसी कारण से तो हम फ्यूज लगाते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो फ्यूज किस चीज़ के बने होते हैं, शीशा और टीन के, जिसके गलनांक निम्न होते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है, टंगस्टन से बनता है। टंगस्टन का संकेत इंपोर्टेंट है, डब्ल्यू होता है, याद रखना है। गलनांक जो होता है 3500 डिग्री सी से भी अधिक होती है। भारत में टंगस्टन राजस्थान के देगाना में मिलता है, तो आपको ये बात भी याद रखना है बल्ब के फिलामेंट के बनाने के साथ साथ। इसके बाद हीटर की कॉइल और आयरन की जो कॉइल होती है, आयरन के अंदर भी तार होती है, वो नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। केमिकल फैक्ट्री लीवर को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि पीयूष को कहा जाता है। लीवर और पीयूष ग्रंथि की चर्च हमने अगले स्लाइड में कर ही लिया था कि लीवर और जो है लीवर को जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, और ये केमिकल की फैक्ट्री भी कहा जाता है। साथ ही साथ पित्त का जो निर्माण होता है ना, ये भी लीवर में ही होता है, याद रखिएगा, पित्ताशय में खाली जाके जमा होता है, ठीक है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आए कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो फंडामेंटल डिफरेंस है ये क्या है, तो ये है कि भाई कोशिका भित्ति जो है सेल वाल, ये सिर्फ पादप कोशिका के अंदर ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कोचिकल जलप्रपात है। कुछ समय पहले जोग या गोरसप्पा जलप्रपात हुआ करता था, लेकिन अब नहीं, अब कोचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक में ही स्थित है, बराही नदी पे। पहले जो हुआ करता था ये जोग या गोरसप्पा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित था, तो ये सबसे बड़ा ऊंचा, माफ कीजिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। भारत का न्यागरा जलप्रपात जो कहा जाता है, ये चित्रकूट जलप्रपात को जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, वैसे न्यागरा जलप्रपात जो है यूएसए और कनाडा के जो है बाउंड्री पे है। ये मैं हर स्लाइड में रख लेता हूँ, हर वीडियो में ये न्यूमेरिकल रख लेता हूँ, क्योंकि ये जो है आपको फ्री का नंबर मिलेगा। मैं बार बार सिखाने की प्रयत्न कर रहा हूँ कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में टोटल रेसिस्टेंस जो हो जाएगा R1 + R2 हो जाएगा। अगर 3 होते तो R3 भी लिखते। मैं बार बार जो बोल रहा हूँ सुनिए, आप कीजिए। तो टोटल प्रतिरोध कितने हो जाएंगे भैया, 30 ओम हो जाएंगे आपका टोटल प्रतिरोध। यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, तो आपसे विभवांतर पूछा गया है। ओम का नियम V = IR होता है, तो यहाँ पे विभवांतर यानी वोल्टता ही पूछा गया है। 2 एम्पियर 2 लिख लिया, और टोटल रेसिस्टेंस का मान श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद 30 आ गया, तो 60 वोल्ट की जो है वोल्टता प्रवाहित होगी इस परिपथ से। इसके बाद एक F = R/2 फोकस दूरी दिया रहेगा, वक्रता त्रिज्या यानी R पूछा गया है, आप आराम से निकाल सकते हैं।
एक पावर पूछा जाता है लेंस के क्षमता में 1/f मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में दिया गया रहे तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें, इतने डायप्टर जो है आपका पावर हो जाता है लेंस के क्षमता का। ठीक है, एक होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये है दर्पण सूत्र। और एक होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये है लेंस सूत्र। तो आपको इतना याद होना चाहिए। चलते हैं आगे। और ये तो बता ही दिया था पहले ही वीडियो में, तो ये बताने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार बोल ही देते हैं जब स्लाइड आ गई है। तो मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित होती है? 1993 में होती है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को है राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को जो है नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा होती है अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि के अवसर पे प्रत्येक वर्ष। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट का आविष्कार किए थे, जो विस्फोटक है। लेंस की क्षमता, हाँ यहाँ पे मैंने अभी जो सूत्र बनाया इसके अप्लाई करके आप बना के मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका कितना आंसर आएगा। पावर बराबर 1/f मीटर होता है। इसमें मुझे बना के आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर प्राप्त कर लें। वीडियो देखने के बाद एक बार जो है पीडीएफ को भी रीड करें एक अच्छे रिजल्ट के लिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए मैथ के ट्रिक का वीडियो जो है रोजाना लेकर आता रहूंगा, ताकि जो भी संभावित पैटर्न अभी एग्जाम के अंदर रन कर रहा है आपको उसे बनाने में कोई भी हिचकिचाहट ना हो और एग्जाम के अंदर अंडर टाइम ही आपसे सॉल्व हो पाए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।